Hello friends, welcome back to my channel. This is Aarti God with NCERT Solutions, and this is the third part of class 8th English of the chapter Glimpses of the Past. And today we will read about the oppressions. Oppressions का मतलब होता है अत्याचार, उत्पीड़न, किसी का शोषण करना। तो इससे पहले वाला जो आपका पार्ट था उसमें हमने देखा कि जो राजा राममोहन राय हैं, हु वॉज अ वेरी लर्नेड पर्सन, बहुत ही विद्वान थे, वो ब्रिटेन जाते हैं। वहाँ के जो भी जो ऑफिसर्स थे उनको समझाने के लिए कि जो लोग आपने इंडिया में भेजे हुए हैं वो हम पर रूल करने के साथ साथ हम पर अत्याचार भी कर रहे हैं। उन्होंने ये मैसेज वहाँ तक पहुँचाया। और जो ये मान्यता थी लोगों की कि जो एक बार सीज को क्रॉस कर लेता है वो एक तरह से अपने धर्म को भ्रष्ट कर लेता है। तो उन्होंने ये जो पुरानी लोगों की मेंटेलिटी थी उसको तोड़कर वो आगे बढ़े। तो देखिए किस तरह से जो अंग्रेज़ थे उनका जो अत्याचार था वो इंडियंस के ऊपर लगभग बढ़ता जा रहा था। तो यहाँ पे देखते हैं, बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनका ऑप्रेस का मतलब होता है अत्याचार करना। उनका जो अत्याचार करना था वो भारतीयों पर जारी था। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, अंडर एज एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। उन्होंने 1818 में एक रेगुलेशन एक्ट पारित किया थर्ड, जिसके तहत किसी भी इंडियन को जेल में भेजा जा सकता था बिना किसी मुकदमे की कार्रवाई के। यूजुअली ये होता है कि किसी को भी जेल भेजने से पहले मुकदमे की कार्रवाई होती है। वहाँ पर जो आरोपी होते हैं, अपराधी होते हैं, उनके पक्ष या विपक्ष में पूरी एक अदालत बैठती है। लेकिन इन्होंने एक ऐसा नियम बनाया कि कोई भी ट्रायल नहीं होगा कोर्ट में और सीधे ही किसी भी भारतीय को जेल भेजा जा सकता है। All the time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. उस समय के जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो उनको बहुत ही अच्छी अच्छी तगड़ी सैलरी मिल रही थी और जो प्राइवेट बिजनेस था उनसे वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे। In 1829 Britain was exporting British goods worth 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया। 1829 तक जो ब्रिटेन था वो भारत में ब्रिटेन की बनी हुई चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा था और जिसकी कीमत थी लगभग 7 करोड़ रुपीस। द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die. जो ब्रिटिशर्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से खूब अच्छा संपन्न हो रहे थे, खूब मालामाल हो रहे थे, जबकि जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, ख़त्म होती जा रही थी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। जो गवर्नर जनरल बेंटिक थे उन्होंने रिपोर्टेड बैक होम का मतलब है उन्होंने ब्रिटेन में ये खबर पहुंचाई। क्या बोला उन्होंने? द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। द बोन्स कहा गया है यहाँ पे इंडियंस को, इंडियंस यानी कि जो भूख के कारण एकदम गरीब हो चुके हैं, जो केवल हड्डी का ढांचा रह गए हैं, वो क्या कर रहे हैं, जितने भी प्लेन्स हैं, इंडिया के प्लेन्स हैं, उनको ब्लीच कर रहे हैं। ब्लीच करने से मतलब है सफ़ेद बना रहे हैं। किससे? केवल कॉटन की खेती करके। और ये करके उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, इसीलिए वो इस बात की कंप्लेन उन्होंने ब्रिटेन में कर दी। नेक्स्ट है डिससेटिस्फैक्शन। अब यहाँ पे जो डिससेटिस्फैक्शन का मतलब होता है असंतोष, किसी चीज़ के प्रति आपका खुश ना होना। तो यहाँ पे जो इसका टाइम पीरियड दिखाया गया है 1835 से 56 तक, क्या क्या चेंजेस यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने किए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्सियन एंड संस्कृत। इन 1835 अ इंग्लिशमैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज। तो जो इंडिया में जो एजुकेशन होती थी वो पर्सियन या फिर संस्कृत लैंग्वेज में होती थी, लेकिन 1835 में एक मैकॉले जो कि जिन्हें इंग्लिश का काफ़ी अच्छा नॉलेज था, उन्होंने एक चेंज के लिए प्रस्ताव रखा कि कुछ ऐसा करते हैं। वो क्या था? उन्होंने कहा वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। आई एग्री। उन्होंने कहा कि हमें जो यहाँ के जो लोग हैं उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में ही उन्हें एजुकेशन देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ पर्शियन एंड संस्कृत। तो यहाँ पे जो दूसरा अंग्रेजी है वो कह रहा है आई एग्री। English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. तो इससे इंग्लिश एजुकेशन के स्टार्ट होने से क्या हुआ कि जो क्लर्क्स थे
उनको नौकरी मिली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जो कि उन्हें बहुत ही कम सैलरी देते थे। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, लेकिन इसके साथ एक फ़ायदा ये हुआ कि इससे जो नए जो विद्वान थे उनकी एक न्यू जनरेशन स्टार्ट होती चली गई। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस। तो यहाँ पे जो सारे विद्वान हैं वो कुछ बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें अपने जो भाई हैं जो इंडियंस हैं उनको एजुकेट करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और उनकी मटेरियल कंडीशन का मतलब है उनका जो स्टेटस है, उनकी जो गरीबी है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। यहाँ पे एक आदमी के सजेशन दे रहा है कि इसके लिए हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो लोगों का असंतोष है उसे वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। तो 1856 तक जो इंडियंस जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने लगभग, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, पिंक कलर्ड एरिया इज ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने लगभग बहुत आधे से ज़्यादा हिस्से पर इंडिया के कब्जा कर दिया था। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, लेकिन उन्हें इंडियंस की नीड की जरा भी परवाह नहीं थी। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं इंडियंस जो अब समझ रहे हैं धीरे धीरे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो तो सब कुछ यहाँ पे बदल रहे हैं, हमारी ज़मीन ही है और हमें ही यहाँ पर इसका मोहताज बना रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जो हमारे राजा हैं वो सारे पपेट्स बन चुके हैं, एंड वी हैव, और हमारी जो जितनी नौकरियां हैं वो भी सब जा चुकी हैं, हमारी नौकरी जा चुकी है, एंड लैंड्स, और हमारी ज़मीन भी जा चुकी है। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वो हमारे ब्रदर्स को, हमारे जो भाई बहन हैं उनको बदल रहे हैं, मतलब उनको टोटली उनका माइंड भी डाइवर्ट कर रहे हैं, उन्हें देश के अगेंस्ट बना रहे हैं, और ब्रिटिशर्स जैसा कहते हैं वो उन्हीं के अगेंस्ट, उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक आदमी कहता है यू ओनली टॉक टू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। तो यहाँ पे एक आदमी कह रहा है कि तुम केवल बातें ही करते रहोगे या इन्हें भगाने का कुछ प्रयास भी करोगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। If you like this video, please share and subscribe my channel. Thank you, take care and goodbye.